कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है भाई, कुछ ज़्यादा ही चमक नहीं आ गई आपके चेहरे पर कल से? मानवी ने ब्रेकफास्ट करते हुए कनिष्क को देखकर कहा। हाँ तो क्या मेरा बेटा अब खुश भी ना रहे? कितने दिन बाद तो कुछ खिला खिला सा लग रहा है। कनिष्क की माँ श्वेता जी मुस्कुराते हुए कनिष्क के बालों में हाथ फेर कर बोली। सच भी था, दीप्ति की शादी मौलिक से नहीं हुई और वो यहाँ आ गई। इस बात से कनिष्क की आधी से ज़्यादा टेंशन खत्म हो गई थी और कुछ सुकून से था वो। अरमान तो कल ही आने वाला था ना, आया नहीं क्या? अभी तो घर नहीं आया, विवेक जी ने कनिष्क से सवाल किया। कनिष्क बोला, आ गया है पापा, दरअसल रात हो गई थी तो अपने वाले घर पर ही रुक गया है, ऑफिस ही आएगा सीधे, उसके बाद शायद घर आए। दादी बोली, हाँ बोल देना आ जाए, कहीं तूने शादी का तो नहीं बता दिया जो डर कर वहीं रह गया। दादी की बात पर सब हंस पड़े। कनिष्क भी मुस्कुरा दिया। इतनी भी कोई जल्दी नहीं है, अगर हमारा बच्चा नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को उसके गले में बांध देंगे। श्वेता जी मुस्कुराते हुए बोली, माँ मैं तो बहुत खुश हूँ, बस जल्दी से अरमान भाई हाँ बोल दे, हमारे घर की पहली शादी होगी, कितना मज़ा आएगा। भाई आप जाते वक्त मुझे अपने साथ लेते चलना, मुझे अरमान भाई से भी मिलना है, मानवी ने कहा, जिस पर कनिष्क कुछ सोच कर बोला, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी शाम को तो आएगा ही, तब मिल लेना। मानवी बोली, पर भाई? कनिष्क बोला, कोई परवर नहीं, तू अभी के लिए बस कॉलेज जा अपने। ये सुनकर मानवी का मुंह बन गया। कनिष्क उसे छोड़ देता अरमान के घर, लेकिन वहाँ दीप्ति भी थी और मानवी उसे देखकर हजार सवाल करती, जिससे बचने के लिए कनिष्क ने ऐसा किया। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? अरमान भाई कितने अच्छे हैं, वो तो कभी डांटते तक नहीं, उसने नाराजगी से कहा और उठ गई। हाँ तो उसकी लाडली जो है और एक प्यार करता है काफ़ी है, कोई डांटने वाला भी तो होना चाहिए। खड़ूस, वो बुदबुदाई। कनिष्क, बस बहुत हो गई बातें तुम दोनों की, ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है। विवेक जी बोले, सॉरी पापा कहकर वो उठा और उनके साथ ही ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अरमान भी चला गया था। उसके जाने के बाद दीप्ति घर में अकेली ही थी। कनिष्क ने एक फ़ोन अरमान को दिया था ताकि वो दीप्ति को दे सके, क्योंकि उसके पास अभी फ़ोन नहीं था। क्या करूं, वो बोरियत से बोली। तभी उसके दिमाग में कनिष्क का ख्याल आया। अरमान कह रहा था कि ऊपर वाला रूम उसका है, मैं जाकर देखूं क्या कैसा है, लेकिन वो नाराज़ हुआ तो। पर अभी भी कहाँ ही खुश है मुझसे। क्या अरमान ने उसे अभी तक नहीं बताया होगा कि मैं उसके साथ यहाँ आई हूँ? लेकिन नहीं, जनाब एक बार भी मिलने तक नहीं आए। मिलना तो दूर की बात, हाल तक नहीं पूछा। पर उसकी गलती ही कहाँ है? मैं उसे खुद से दूर भी तो मैंने ही किया है। उसके दिल ने जवाब दिया। ढेर सारी कसमकस में उलझी हुई वो आखिर ऊपर वाले रूम की तरफ बढ़ ही गई। उसने धड़कते दिल के साथ रूम के डोर को धक्का दिया और वो खुल भी गया। शायद लॉक नहीं थी। वो अंदर आई तो देखा रूम में उसकी और कनिष्क की पहली मुलाकात की वो बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। दीप्ति की कई सारी तस्वीरें थी वहाँ पर। उसकी आंखों में आंसू भर आए ये देखकर। कनिष्क का गिटार वहीं एक तरफ रखा था, लेकिन उस पर काफ़ी धूल जमा थी, जिससे पता चल रहा था कि बहुत लंबे समय से ये ऐसे ही पड़ा है। अगर मैंने सबसे ज़्यादा किसी से प्यार किया है तो वो है म्यूज़िक, मेरा पहला प्यार। कनिष्क के शब्द उसके कानों में गूंज उठे और कांपते हाथों से उसने वो गिटार उठाया। अपने दुपट्टे से ही वो उसे साफ करने लगी थी। क्यों इस कदर उसने मुझसे प्यार किया, जबकि मैंने उसे हमेशा तकलीफ़ ही दी। म्यूज़िक में तो जान बसती थी ना उसकी, फिर इसे क्यों छोड़ दिया? ऑफिस में काम करना नहीं पसंद था उसे, फिर भी उसने बिजनेस संभाला। क्यों? उसका दिल रो पड़ा। प्यार तो सुकून देता है ना, लेकिन मैं हर बार तुम्हें तकलीफ़ ही दी, दर्द ही दिया है मैंने तुम्हें। वो गिटार को साफ करके उसी जगह पर रख कर अभी अपनी और कनिष्क की तस्वीरों के सामने खड़ी थी। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे जो कुछ भी मैंने किया है? अपनी मजबूरियों में इस कदर फंसती गई कि तुम्हें ही दर्द देती गई और ये एहसास भी नहीं होने दिया खुद को कि तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बस तुमने ही तो सफ़र किया है हमारे रिश्ते में। मैं कैसे और क्या कहूँ? मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन किस मुँह से? मैंने खुद ही तो दूर किया है ना तुम्हें खुद से।
तुम सब जानकर भी इतने रूठे क्यों हो? अब तो तुम्हारी दीप आ गई है ना तुम्हारे शहर, तुम्हारी दुनिया में। क्या एक बार सामने भी नहीं आना चाहते? जैसे हर बार माफ़ किया वैसे ही एक आखिरी बार भी कर दो ना कनिष्क। मैं जानती हूँ कि तुम में कहीं बाकी हूँ मैं। तुम बेचैन हुए तो मैं भी कहाँ खुश थी। वो अपने मन की बातें बोले जा रही थी। ओए मिस्टर मजनू, कहाँ खोया हुआ है? कब से मैं कुछ बोले जा रहा हूँ, कुछ सुन भी रहा है तू? अरमान ने कनिष्क के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिलाया तो जैसे वो नींद से जगा। इस वक्त दोनों ऑफिस में थे। सॉरी, क्या बोल रहा था? कुछ इंटरव्यू लेने हैं तुझे, देख लेना जॉब के लिए। आज 5 लोग आने वाले हैं। तू देख लेना यार, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे पर अरमान कहता ही रह गया कि तब तक विवेक जी वहाँ आ गए, जिस पर वो चुप हो गया। अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आधे घंटे में हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और तुम्हें इस वक्त कहाँ होना चाहिए था? वो सख्ती से बोले। पापा, वो इंटरव्यू लेना था तो कनिष्क, मेरा मतलब है कि कनिष्क ज्वाइन कर लेगा आज की मीटिंग। मैं यहाँ का काम देख लूँगा। वैसे भी आप जिस डील के लिए इतने परेशान हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि कनिष्क मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसे संभाल लेगा। अरमान विवेक जी से बोल रहा था कि वहीं कनिष्क ये सुनकर मन ही मन बड़बड़ाया। साले, अच्छा मौका ढूंढा है तूने बदला लेने का। ठीक है कनिष्क, तुम मेरे साथ चलो। और अरमान, तुम यहाँ ऑफिस का काम फिनिश करके सीधा घर जाओगे, तुम्हारी माँ ने बुलाया है। उन्होंने दोनों को लगभग डांटते हुए ऑर्डर दिया। कनिष्क अरमान को घूरते हुए वहाँ से चला गया और अरमान बेचारा, उसने अपना सिर पकड़ लिया। इसकी दीप को अकेला छोड़कर घर जाऊंगा तो ये मेरा खून कर देगा, और अगर घर नहीं गया तो माँ मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। वो बेचारा समूह बनाते हुए बोला। सर, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आ चुके हैं, प्यून ने आकर उसे बताया। ओके, आता हूँ मैं। मेरे केबिन में 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भिजवा देना। अरमान के कहने पर वो सिर हिलाता हुआ बाहर चला गया और अरमान भी अपने केबिन में जाकर इंटरव्यू लेने लगा। नेक्स्ट 2-3 लोगों के बाद उसने कहा तो एक लड़की अंदर आई जो कि जीन्स और ब्लैक टॉप में थी। हेलो सर, गुड नून मिस जिज्ञासा वर्मा। वो अपनी फाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली तो अरमान उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगा। आपकी पहली जॉब होगी ये? यस सर। इतनी बड़ी कंपनी में आप काम करना चाहती हैं और एक्सपीरियंस आपको ज़रा भी नहीं है, तो आपको ये जॉब क्यों मिलेंगी, बताएंगे आप ज़रा? वो बेहद गंभीरता से बोला। सर, कोई जन्म से कुछ सीख कर नहीं आता, कभी ना कभी उसको पहल करनी ही पड़ती है। आप खुद को ही देख लीजिए, क्या आपने जब काम करना शुरू किया तो आपको सब आता ही था? गलतियां भी हुई होंगी जिन्हें आपने सुधारा होगा और मेहनत करके। और मैं भी यही करूंगी, अपने काम में अपना 100% देकर। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोली, जिस पर अरमान उसे ही देखने लगा, बिना डरे बिना घबराए कैसे वो अपनी बात उसके सामने रख रही थी। ये उसे बहुत पसंद आया। कुछ और 2-4 सवाल करने के बाद उसने उसे जाने को बोला। सर, तो क्या मेरी जॉब फाइनल हो गई? उसने इस बार अपनी आंखों को बंद करते हुए फिंगर क्रॉस की थी, जिसको देख अरमान को हंसी आई, लेकिन उसने कंट्रोल किया खुद को। पता चल जाएगा कल तक, अब आप जा सकती हैं। ओके सर, थैंक यू, कहते हुए वो चली गई। जिज्ञासा वर्मा, वो खुद में ही बुदबुदाया और हल्की सी मुस्कान उसके लबों पर तैर गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। हाँ माँ, कहाँ है तू? अब तक आया नहीं। तेरे पापा से कहा था तुझे भेज देंगे जल्दी, उन्होंने बोला नहीं क्या तुझसे? बताया था, लेकिन कुछ काम था इसलिए थोड़ा लेट हुआ। मैं अभी बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, घर जाना ही होगा। एक काम करता हूँ, दीप्ति को मैसेज करके बता देता हूँ कि मैं नहीं आऊँगा वहाँ। वो कुछ सोचकर बोला और दीप्ति को मैसेज करने लगा। अरमान घर आया तो श्वेता जी उसे सामने ही मिल गई। उसने उनके पैर छुए। कैसा है मेरा बच्चा? वो प्यार से उसका सिर सहलाते हुए पूछी। ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। अरमान भैया आ गए आप? अरमान की आवाज़ सुन मानवी भी भागते हुए आई और उसके गले लग गई। दादी कहाँ हैं, दिख नहीं रही? अरमान ने सवाल किया। मानवी बोली, दादी आराम कर रही हैं रूम में। श्वेता जी बोली, मिल लेना माँ जी से भी, लेकिन पहले जाकर हाथ मुंह धुल ले, मैं चाय बनाती हूँ, तब तक तेरे लिए थक गया होगा ना? वो उसके गाल छूकर बोली। अरमान भैया, कनिष्क भाई और पापा नहीं आए आपके साथ? नहीं नवी, पापा और कनिष्क की मीटिंग थी, माँ ने जल्दी बुलाया था तो मैं आ गया। भैया, आपको पता है माँ ने आपके लिए एक लड़की
मानवी बोल ही रही थी कि श्वेता जी ने उसके सिर पर मारा। चुप कर, उसके आते ही शुरू हो गई रेडियो जैसे। अरे पहले फ्रेश तो हो जाने दे, वो उसे डपटते हुए बोली तो मानवी ने बुरा सा मुंह बनाया, जिस पर अरमान हंस पड़ा और फिर रूम की तरफ बढ़ गया। तू यहीं रुका हुआ है, आज वहां नहीं गया? वो अकेली होगी, नई जगह है ये उसके लिए। मुझे ही बता दिया होता कि तू नहीं जा रहा। देर रात कनिष्क घर आया तो अरमान से बोल पड़ा, कौन अकेला होगा और कहाँ जाने की बातें हो रही है? दादी बोल पड़ी, जिस पर कनिष्क ने आंखें भींच ली। दादी ना हुई, ये सीसीटीवी है हमारे घर की, वो मन ही मन बड़बड़ाया। दादी वो ऐसे ही कुछ सीक्रेट बात है हम दोनों भाइयों के बीच की, अरमान बोला, जिस पर दादी ने उसे घूर कर देखा। सच सच बता, कहीं कोई उल्टा सीधा काम तो ना कर रहे दोनों? उन्होंने अपना दिमाग लगाते हुए शक की निगाह दोनों पर जमाई। माँ, कनिष्क उनकी बात सुनकर अजीब सा मुंह बना चिल्लाया। अब क्या हुआ जो बच्चों जैसे लड़ रहे हो सब? वो आते हुए बोली। माँ देख लो आप अपनी सासू माँ को, कैसे आपके बच्चों पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं ये। अरमान ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। शर्म कर लो तुम दोनों। और अरमान तू कहाँ? मैं तेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ और तू इसके साथ मिलकर बचकानी हरकतें कर रहा है। वो आंख दिखाते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुराकर उनसे लिपट गया। इनका भी अपना ही मज़ा है, क्योंकि इनसे आपकी मीठी डांट जो सुनने को मिलती है। वो मुस्कुराते हुए बोला। सच में कनिष्क का परिवार बहुत अच्छा था। अरमान को बेहद प्यार मिला था सबसे। कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है। हमेशा कनिष्क के बराबर का दर्जा उसे दिया जाता है। कनिष्क बेटा बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मैं खाकर आया हूँ, अब सोने जा रहा हूँ, वो बोला और अरमान को लगभग घसीटते हुए अपने साथ लेकर रूम में आ गया। कनिष्क बोला, तू यहाँ संभाल लेना, मैं दीप्ति को देखने जा रहा। अरमान बोला, पागल पागल हो गया है क्या जो इस टाइम जाएगा? कनिष्क बोला, क्योंकि मुझे उसे देखना है। कितना टाइम हो गया उसे देखे, वो यहाँ भी आ चुकी है अब तो, लेकिन मैं सामने से मिल भी नहीं सकता। इस टाइम वो सो गई होगी तो मैं आराम से देख तो सकता हूँ उसे। अरमान बोला, जैसा तुझे ठीक लगे, घर की दूसरी चाबी तो है ही तेरे पास। कनिष्क ने हाँ में सिर हिलाया। वो घर में दाखिल हुआ। हाल में पूरा अंधेरा ही था। उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन की, नज़र दीप्ति के कमरे की तरफ गई। धड़कते दिल के साथ उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम उस तरफ बढ़ाए, लेकिन सामने बेड खाली देख कुछ हैरानी हुई। वो जल्दी से रूम में आया, बालकनी चेक की, वहाँ भी नहीं थी, ना ही बाथरूम में। कहाँ चली गई? उसके चेहरे पर अब घबराहट आ गई, साथ ही वो बेचैन हो उठा। उसने पूरे घर में देखा, अरमान का रूम भी चेक किया, लेकिन वो नहीं मिली। फिर ध्यान ऊपर वाले रूम का हुआ तो वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागा। मेरी रूम का डोर कैसे ओपन है? मैं तो यहाँ से जाते वक्त ही बंद कर देता हूँ और अरमान खोलता नहीं तो? उसके दिमाग में आया और कदम उस तरफ बढ़े। सामने का सीन देख आंखें बंद हो गई उसकी। दीप्ति उसके बिस्तर पर सिकुड़ी सी लेटी थी। कनिष्क की बड़ी सी शर्ट बदन में डाले, बाल चेहरे को ढके हुए थी। वो चलकर उसके करीब आया, निस्तेज सा चेहरा जिस पर कोई रौनक ही नहीं थी। आंखों के नीचे काले घेरे जो दिखा रहे थे कि जाने कितनी रात वो जागी है। आज उसकी खुशबू खुद के भीतर समेटे उसे नींद आ गई थी। बस टी शर्ट पहना था उसने, जो उसके घुटनों के कुछ ऊपर तक थी। कनिष्क की आंखों में कुछ नमी आ गई। उसकी हालत देखकर वो घुटनों के बल बैठ गया और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ किया। मल्लिका मेरी जान, बस एक बार बोल दो कि तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें मेरा साथ चाहिए, मेरी ज़रूरत है। बस एक बार बोल दो ना, फिर मैं कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा ही हूँ और तुम्हारे इंतज़ार में। क्या हालत बना ली है अपनी? वो बेताबी से उसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला और झुककर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया कि कुछ हठी आंसुओं की बूंदें उसकी आंखों से निकल ही आई। दीप्ति को इतने दिन बाद देखकर वो क्या महसूस कर रहा था, शायद ही शब्दों में बताया जा सके। उसका स्पर्श महसूस कर नींद में भी दीप्ति के चेहरे पर कुछ सुकून सा उतर आया और उसने अपने बाहें फैला उसके इर्द गिर्द लपेट ली। कनिष्क थोड़ा सा मुस्कुराया। अभी नहीं, पूरे होशो हवास में। जिस दिन मुझे पुकारोगे उस दिन से हमेशा के लिए मसबेरी बनकर रह जाओगी और इस बार पहल तुम ही करोगी, वरना नहीं। वो धीरे से बोला और उसका हाथ हटा दिया। सुबह दीप्ति की आंख खुली। कनिष्क कहाँ गया वो? मुझे ऐसा लगा जैसे कल रात वो मेरे साथ ही था।
वो खुद से ही बोली और उसे खोजने लगी, लेकिन वो मिलता तो तब न जो यहाँ होता। किसी ने सच ही कहा है कि कितनी भी पाबंदियाँ हों, कितनी भी बेड़ियाँ हों, जहाँ जिससे इश्क होना होता है वो पनप ही जाता है। और यही हुआ था दीप्ति के साथ। कितना रोका उसने खुद को, कनिष्क से दूर होने की भी तो कितनी ही कोशिश की, लेकिन अपने दिल को नहीं रोक पाई। आज भी दिमाग कुछ और चाहता था और दिल, उसमें तो बस एक ही नाम बसा था जो उसकी सांसों पर राज करता था, और वो था उसका कनिष्क। उसकी खुशबू, उसका स्पर्श खुद में उसे महसूस हो रहा था। नहीं था वो यहाँ, शायद मेरा वहम था, मानकर वो बैठ गई। एक भरपूर नज़र उस कमरे पर डाली और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कनिष्क की तस्वीर पर हाथ फेरा, पर नीचे अपने कमरे में चली गई। इधर सुबह श्वेता जी ने अरमान को बताया था कि आज वो शादी के लिए लड़की देखने जाएंगे। माँ, इतनी जल्दी क्या है, अभी शादी क्यों? वो बेचारा समूह बनाकर बोला। तुझे सीधा घोड़ी पर ही नहीं बैठा रहे हम। अरे बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है, उससे एक बार मिल ले, अगर पसंद आती है तो बातचीत करना, जब बोलेगा तभी कराएंगे शादी। दादी उसे समझाते हुए प्यार से बोली। तेरा मन नहीं है तो रहने देते हैं, मैं कोई बहाना बना दूंगी उन्हें कि हम नहीं आ सकते। श्वेता जी कुछ उदासी से बोली। तो अरमान ने ना में सिर हिलाया। नहीं माँ, आपको इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं शादी करूँगा। वैसे भी आप जो करेंगी वो मेरे लिए अच्छा ही होगा, वो बोला, जिससे श्वेता जी के चेहरे पर गर्वीली मुस्कान आ गई और उन्होंने प्यार से अरमान का सिर हिलाया। तू जाके जल्दी से रेडी होगा। मैं तेरे पापा को भी बता देती हूँ कि आज ऑफिस ना जाएं। जी माँ। ओए, तू कहाँ भाग रहा है साले, तेरे बिना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अरमान कनिष्क को रूम से निकलते देखकर बोला। तेरी शादी होनी है, मेरी नहीं, और पिताश्री का आदेश है कि मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि ना तो तू जा रहा है ऑफिस और ना ही वो उसकी बात का जवाब देता हुआ बोला। तो अरमान कुछ उदास हुआ। अरे फिक्र मत कर, अपनी भाभी को तो फाइनल डन तो मैं ही दूंगा, कनिष्क ने कहा तो अरमान मुस्कुरा दिया। सारे बड़े लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और अरमान को लड़की के साथ बात करने के लिए उसके रूम में भेज दिया गया था। अरमान तो लड़की को देखकर पूरी तरह शौक ही हो गया था, क्योंकि वो कोई और नहीं, जिज्ञासा ही थी। जिज्ञासा जी? वो मैं, मेरा मतलब कि मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी आपकी है जिनसे मेरी शादी होने वाली है, वरना मैं नहीं जाती वहाँ। वो एक सांस में ही बोलकर अरमान को देखने लगी जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। क्यों नहीं जाती? अरमान ने आंखें गोल करते हुए पूछा। तो जिज्ञासा हाथ मसलते हुए बोली। मम्मी ने मना किया था ना, मुझे बोला था कि शादी हो रही है तेरी तो पहले हो जाने दे, उसके बाद काम का देखना। और मुझसे रुका नहीं गया तो मैं चुपके से इंटरव्यू के लिए चली गई थी। पर आपका सिलेक्शन हो गया है और जॉब पर तो रेगुलर जाना होता है, तब क्या करेंगी? वो तो बाद में डिसाइड होगा ना, अभी तो शादी का मुद्दा है हमारे सामने। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना नहीं है, लेकिन बताना है। क्या? श्वेता माँ मेरी रियल मदर नहीं है, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चे की तरह ही प्यार दिया है और उनका हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर होता है। वो परिवार ही मेरा सब कुछ है और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी ही बदौलत हूँ। अगर हमारी शादी होती है तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूँगा, बस यही सोचकर आप शादी के लिए हाँ या ना बोलना। मुझसे ज़्यादा मेरे परिवार का ख्याल रखना होगा, मेरे लिए वो पहले रहेंगे हमेशा। और मुझे शादी के बाद जॉब करनी है, वो बोली तो अरमान ने सिर हिलाया, जिस पर जिज्ञासा मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम ली। रिश्ता पक्का समझे फिर? उसकी ही तरह कहने पर और करने पर अरमान तो उसे देखता ही रह गया कि इतना सुपर फास्ट लड़की है। कनिष्क अरमान की बातें सुनकर ठहाके मारकर हंस पड़ा। सही तो है, कितनी तेज तर्रार बीबी मिल रही है तुझे। तू मजाक मत बना, वो उसे घूरते हुए बोला, जिस पर कनिष्क ने हंसते हुए ही अपने कान पकड़ लिए। क्या बातें चल रही है दोनों में? और अरमान बेटा तू बता, तुझे कैसी लगी जिज्ञासा? श्वेता जी ने पूछा। सब डाइनिंग टेबल पर इस वक्त इकट्ठा थे। मैं क्या बताऊं माँ, आपको जो ठीक लगे, वो धीरे से बोला। माँ, भाई से क्या पूछ रही हो? उन्हें तो भाभी पसंद ही हैं, आपने ध्यान नहीं दिया था क्या? जब भाभी को लाया गया था तब अरमान भाई कैसे पलके झपकाए बिना उन्हें ही देखे जा रहे थे। मानवी मज़े लेते हुए बोली। साले, तू तो बोल रहा था कि अगर मैं हाँ बोलूँगा तभी शादी करेगा, और नैन मटक्का वहाँ जाते ही शुरू कर दिया।
माँ, वो मुंह बनाते हुए एक हाथ से अपनी आंखें बंद करता हुआ चिल्लाया तो श्वेता जी ने उन दोनों को ही डांट लगा दी। मैं उसे देखकर शॉक हुआ था क्योंकि उससे मैं पहले भी मिल चुका था और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो वही होगी। उसने कुछ देर बाद बताया तो कनिष्क मुस्कुराया। कनिष्क भाई, मैंने भाभी की फ़ोटोज़ क्लिक की थी, आपको सेंड कर दूँगी। अगली सुबह दीप्ति प्लेट में खाना लिए बैठी थी। उसने थोड़ा बहुत ही खाया। यहाँ आने के बाद से वो घर से बाहर भी नहीं निकली थी। अरमान दिन में उससे मिलने आ जाता था। क्या करूं, कब तक अरमान के ही भरोसे बैठी रहूंगी? ऐसे अच्छा भी तो नहीं लगता, कोई काम ही ढूंढ लेती हूँ। पर कौन सा काम मिलेगा ऐसे, किसी स्कूल में ही देखती हूँ, वो मन ही मन विचार करती हुई बोली। हाय दीप्ति, अरमान की आवाज़ आई तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। हेलो, उसने कहा और प्लेट साइड करके उठ गई। और बताओ कैसा चल रहा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना तुम्हें? नहीं, फ़िलहाल तो सब कुछ है, बस वो मैं सोच रही थी घर में बोर हो जाती हूँ तो कहीं कोई स्कूल ही देख लूँ या फिर बच्चे ट्यूशन के लिए। उसने अपने मन की बात अरमान को बताई। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बाहर निकलोगी तो मन भी बहलेगा, वो मुस्कुराकर बोला। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? वो उसे खुद को देखता पाकर बोला। अरमान, अरमान कनिष्क, वो कैसा है? बहुत मुश्किल से उसके मुंह से ये शब्द निकले थे। जैसा तुमने बना दिया है वैसे ही थोड़े रहेगा हमेशा, बहुत खुश है मेरा दोस्त। वो थोड़ा तीखेपन से बोला और रूम में चला गया। कोई सामान लेने बार बार दीप्ति को क्या समझाता जब वो कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। और कनिष्क, उसकी भी तो अपनी ही जिद थी कि दीप्ति ही इस बार सामने से उससे बात करे। तुम कौन हो? मानवी की आवाज़ पर दीप्ति ने सामने की तरफ देखा तो एक लड़की वाइट टॉप और ब्लैक जींस में खड़ी थी। उसके एक हाथ में फ़ोन था। मानवी, तू यहाँ कैसे? उसकी आवाज़ पर अरमान भी रूम से लगभग भागता हुआ बाहर आया था। मानवी नाम सुन दीप्ति मानवी को देखने लगी। कनिष्क से ही मिलता जुलता था उसका चेहरा, गोरे रंग, कंधे से थोड़ा नीचे तक बाल जो कि खुले हुए ही थे। भाई, मैं यहाँ कैसे हूँ? उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये लड़की कौन है जो ऐसे घर में घूम रही? कोई चोर? वो शक की निगाह दीप्ति पर डालते हुए बोल ही रही थी कि अरमान बोल पड़ा। क्या यार, कुछ भी बोलती है? चोर लग रही है तुझे वो? ऐसे दिन में चोर घूमेगा, वो भी मेरे होते हुए? तो फिर कौन है? एक मिनट, कहीं इसी के लिए तो आप शादी के नाम पर इतने सारे ड्रामे नहीं कर रहे थे? वो अब बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को देखते हुए बोली। तो अरमान का मन हुआ दीवार में सिर फोड़ ले। बेवकूफ़ लड़की, वो दोस्त है मेरी बस, अरमान ने कहा। सॉरी, वो क्यूट सा फेस बनाकर दीप्ति से बोली तो दीप्ति ने नामे सिर हिलाया। बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल कनिष्क की तरह, वो मानवी के गाल से हाथ लगाकर प्यार से बोली। उसकी आवाज़ सुन मानवी किसी सोच में डूब गई और कुछ देर बाद बोली, दीप हो ना आप? उसके इस सवाल पर अरमान और दीप्ति एक दूसरे को देखने लगे। मानवी को कैसे पता चला दीप्ति के बारे में? दीप्ति नाम है इसका, अरमान बोला। दीप्ति, दीप, यही तो नाम था भाई की गर्लफ्रेंड का। ये वही है ना भाई? वो एक आस के साथ अरमान को देखते हुए सवाल की। अरमान ने कुछ पल की चुप्पी के बाद पलकें झपकाई। क्योंकि आपने मेरे भाई के साथ ऐसा? वो तो बहुत प्यार करते थे ना आपसे, फिर भी आपने उनसे रिश्ता तोड़ा। वो कुछ नाराज़गी और गुस्से से दीप्ति की तरफ बढ़ते हुए बोली। 18 साल की मानवी को आज पहली बार ऐसे गुस्से में अरमान ने देखा था। मानवी, सुन बच्चा, तू इस बात में मत पड़, अरमान उसके सामने आते हुए बोला। अरमान, उसका गुस्सा करना जायज़ है, उसे मत रोको, दीप्ति ने कहा और अरमान को साइड करते हुए मानवी के पास आ खड़ी हुई। उसकी आंखों के कोर गीले हो चुके थे जो देखकर मानवी उसके गले से लिपट गई। अरे सॉरी सॉरी, मैंने तो बस थोड़ी सी एक्टिंग की थी, आप रोइए मत, मैं जानती हूँ मेरे भाई बहुत खड़ूस हैं, उनकी अक्ल तो हम सब मिलकर ही ठिकाने लगाएंगे, वो मासूमियत से बोली तो दीप्ति हल्का सा मुस्कुरा गई। वहीं अब जाकर अरमान की सांस में सांस आई थी। एक पल को तो वो भी घबरा ही गया था। आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो और प्यारी भी, वैसे सच में मेरी दोनों भाभियाँ एकदम झक्कास है, वो दीप्ति से अलग होकर बोली। दोनों मतलब? दीप्ति असमंजस में बोली। ओ गॉड, अरमान भाई ने आपको नहीं बताया क्या? कल हम लोग इनके लिए लड़की देखने गए थे और वो सबको पसंद आ गई हैं। रिश्ता पक्का हो गया है अरमान भाई का, वो उसे बताने लगी, जिस पर अरमान ने अपना सिर खुजाया। उसे देख दीप्ति मुस्कुराई।
अच्छा बस कर तू, अब बाकी की बात बाद में कर लेना, पहले ये बता यहाँ कैसे आई? अरमान ने उसे टोकते हुए पूछा। मैं तो कॉलेज जा रही थी आज इस रास्ते से, क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर जाना था जिसका घर इधर ही पड़ता है। फिर यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी देखी तो आ गई, और गेट भी खुला था, वो उसे विस्तार से समझाते हुए बोली। लेकिन आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये यहाँ पर थी तब भी आपने मुझे ना बताया ना ही मिलवाया, और कनिष्क भाई ने भी नहीं, वो मुंह फुलाए बोली। बच्चा, ऐसे ही इन दोनों का इतना कुछ उलझा सा मैटर है, और इसमें मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्या करूं? दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं, बस इन्हें अपनी ही तो मनमानी करनी होती है। वो दीप्ति को लगभग घूरते हुए बोला तो वो नज़रें चुराने लगी। अच्छा सुन, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तू भी चल, कॉलेज छोड़ देता हूँ वैसे, अरमान ने कहा, जिस पर उसने नामे सिर हिलाया। नहीं भाई, आज मैं यहीं रुकूंगी, मुझे बहुत सारी बातें करनी है अभी, वो बोल पड़ी। दीप्ति बोली, नवी अभी कॉलेज चली जाओ, आकर बातें कर लेना, मैं यहीं रहूंगी। मानवी बोली, नहीं ना, मुझे अब नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। दीप्ति, रहने दो, नहीं मानेगी, ये बहुत जिद्दी है, अरमान हंसते हुए बोला, और दोनों को ध्यान रखने का कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। आप यहाँ रहते हो, आपका घर और फैमिली कहाँ है? फिर अरमान के जाने के बाद वो दीप्ति से पूछने लगी तो उसने उसे सारा कुछ कह सुनाया। मानवी बोली, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपसे हम सब आपके साथ हैं ना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ घर चलिए, माँ और दादी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दीप्ति बोली, नहीं नवी, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मानवी बोली, पर क्यों? आपको पता है मेरे भाई बहुत तड़पते हैं आपके लिए, मैंने देखा है उनका हाल। जब तक आप उनके साथ थी वो बहुत खुश रहते थे, अब तो बस मुस्कुराते हैं, लेकिन वो चमक उनके चेहरे की, उनकी खुशी सब गायब हो गई है। उनकी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है। मैं सब मानती हूँ, सब पता है मुझे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कनिष्क ने मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसका एहसान मैं शायद कभी ना चुका पाऊँ, लेकिन उसकी लाइफ में फिर से शामिल होकर उसे और दर्द नहीं देना चाहती। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, जिससे भी मैं प्यार करती हूँ सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। अब अपने कनिष्क को भी नहीं खोना चाहती मैं, दूर ही सही, पर वो ठीक तो है ना? दीप्ति के मन में एक डर सा बैठ चुका था अपने पापा को खोने के बाद, और उसी डर के चलते वो चाहकर भी कनिष्क के पास नहीं लौट पा रही थी। इधर अरमान ऑफिस आ गया था। कुछ देर बाद उसके केबिन में नॉक हुआ तो उसने अंदर आने की इजाज़त दी। गुड मॉर्निंग। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने जिज्ञासा थी। ब्लैक अनारकली सूट पहने वो भला की खूबसूरत लग रही थी। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। उसके कहने पर वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। कनिष्क ने लैपटॉप ऑफ किया और उसकी तरफ देखा। किस बिहाफ पर जॉब मिली है मुझे? इंटरव्यू अच्छा था उस वजह से, या फिर हमारा रिश्ता जुड़ गया इसलिए? उसने कुछ शरारती मुस्कुराहट देते हुए पूछा। तो अरमान जो उसे ही देख रहा था उसने झेपते हुए अपनी नज़रें हटा ली। काम के मामले में मैं रिश्ते नहीं देखता, सिलेक्ट तो आप उसी दिन हो गई थी, पर हाँ पापा चाहते हैं कि आप उनके घर की बहू बनने वाली हैं, इसलिए छोटी पोजीशन से काम ना स्टार्ट करें, वरना लोग बहुत बातें बनाएंगे, हजार तरह के सवाल खड़े होंगे मीडिया के सामने। आप तो जानती ही हैं कि उन्हें बस मौका मिलना चाहिए, इसलिए पापा ने डिसाइड किया है कि आप मेरे साथ ही काम करेंगी, मेरे केबिन में ही रहकर। लेकिन हमारी एंगेजमेंट के बाद, वो एक ही बार में सारी बातें क्लियर करता हुआ बोला। लेकिन ऐसे कैसे, मुझे कोई नॉलेज नहीं है ज़्यादा, वो कुछ परेशान सी बोली। मैं रहूँगा आपके साथ, वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर जिज्ञासा उसे देखने लगी। बहुत अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए, अपनी मुस्कान यूं ही बरकरार रखिएगा, वो बेबाकी से बोली, जिस पर अरमान कुछ शर्मा गया और सिर झुका लिया। अरमान थोड़ा शाई था इस मामले में। कनिष्क जो अरमान के पास आया था उसने गला साफ करने का नाटक किया ताकि उनका ध्यान उसकी तरफ जाए। जिज्ञासा और अरमान ने एक साथ ही उसकी तरफ देखा। मैं आई कम इन सर? कमीने, ज़्यादा नौटंकी मत कर, आ जा, वो हंसते हुए बोला तो कनिष्क मुस्कुराते हुए अंदर आया। जिज्ञासा, ये कनिष्क है, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी जान, सब कुछ, वो उसका परिचय कराता हुआ बोला। तो दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया।
आधी रात गुजर चुकी थी, पर इस कद्र वो बेचैन था कि आंखों में नींद ही नहीं थी। करवट बदलते बदलते आखिर थक कर वो उठा और बगल से सिगरेट उठाकर जलाई और होठों के बीच दबा ली। अरमान, जिसकी आंख खुल चुकी थी, वो पानी पीने के लिए उठा था। कनिष्क के रूम से स्मेल आते देख वह वहाँ आया। दरवाज़ा बस थोड़ा सा ही लगा था तो खुल गया। रूम में धुआं फैला था। अब तक वो जाने कितने ही सिगरेट जला चुका था। अरमान ने आते ही उसके हाथ से छीन कर वो सिगरेट फेंक दी। अरमान, वो कुछ गुस्से से चीखा। क्या है, बोलना, दिमाग खराब हो गया है तेरा? जानता है कि ये सब कितना नुकसानदेह है, फिर भी इतना क्यों पी रहा है? कितनी बार मना किया है तुझे कि मत पिया कर सिगरेट? वो भी कुछ तेज आवाज में बोला तो कनिष्क ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। शांत हो जा और सोने की कोशिश कर। अरमान कुछ देर बाद खुद को शांत करके कनिष्क से बोला। उसे कॉल कर। कनिष्क बेताबी से बोला तो अरमान उसे देखने लगा। 1 बज रहे हैं रात के, उसने उसे घूरते हुए कहा। कनिष्क आकर बिस्तर पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं कि सब ठीक हो जाए? उसे भूलने का सोचता हूँ तो लगता है मेरी सांसें ही बंद हो जाएंगी। वो पास होकर भी इतनी दूर क्यों है? क्या उसे ज़रा भी मेरी परवाह नहीं होती? थोड़ा सा भी मुझसे प्यार नहीं है उसे? वो अपने दर्द शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा था। अरमान ने उसे समझाकर सुला दिया था और खुद भी उसके पास ही लेट गया। सुबह के 7 बज रहे थे। दीप्ति सो ही रही थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने रिसीव करके कान से लगाया। भाभी, उधर से मानवी की रोती हुई आवाज़ पर वो उठकर बैठ गई। मानवी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। भाभी, वो कनिष्क भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वो सुबकते हुए बोली, जिस पर दीप्ति के हाथ से फ़ोन गिरते हुए बचा। उसने मानवी से एड्रेस लिया और वैसे ही भागी। मुश्किल से 20 मिनट ही बीते थे कि वो कनिष्क के रूम में पहुंच चुकी थी। पसीने से तरबतर, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, चेहरा मुरझाया सा, आंखें आंसुओं से भरी हुई। डॉक्टर चेकअप करके जा चुके थे, लेकिन अभी सबके सब कनिष्क के रूम में ही थे। वो दरवाजे पर ही रुक गई। सबको देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। दीप्ति, अरमान की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो बोला। कनिष्क के मुंह से भी दीप बार बार निकल रहा था और सबके पूछने पर अरमान ने उन्हें बता दिया था। आप सब बाहर जाइए, अभी कनिष्क की दवा तो यही है। अरमान ने सबको देखता पाकर कहा। बिना किसी सवाल के पूरा परिवार बाहर चला गया, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता अपने बेटे की थी। अरमान ने दीप्ति को आने का इशारा किया और खुद भी बाहर चला गया। उसने अपने कांपते कदम उसकी तरफ बढ़ाए। वो बेहोश पड़ा था। उसके पास आकर वो नीचे ही बैठ गई। कितने समय बाद वो उसे देख रही थी। कितना बदला सा था वो। उसके वो बड़े बड़े बाल छोटे थे, अब बियर्ड बढ़ चुकी थी। उसके वो होठ, जिन पर एक मुस्कान सजी रहती थी, कुछ काले पड़ गए थे। वो उसके पूरे चेहरे को छूने लगे और सब भूल कर रोते हुए उसका पूरा चेहरा, उसके हाथ को बार बार चूमने लगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और कल का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर कल का पार्ट आप लोग जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।